हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था और वर्ब के बारे में मैंने कहाँ तक पढ़ लिया था? ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब तक हमने पढ़ चुके थे। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। आगे हम उसमें देखते हैं एक और पार्ट है वर्ब का, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। आपने सुना होगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये है पहला फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वे वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो जाते हैं, यानी कि दैट चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। फाइनाइट मतलब निश्चित, यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि वर्ब जो होता है वो टेंस और सब्जेक्ट पे निश्चित करता है कि मतलब टेंस कैसा होगा और उसका सब्जेक्ट कैसा होगा, उस अनुसार वो चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि आप समझ सकते हैं ठीक इसके अपोजिट होगा, यानी कि वे वर्ब जो सेंटेंस में टेंस और सब्जेक्ट पे डिपेंड ना हो, यानी कि वो फ्री है। टेंस जो भी हो, सेंटेंस सब्जेक्ट जो भी हो, वो अपना जो है वो सेम बना रहेगा। तो यानी कि दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। ठीक, ये तो हम जान गए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। अब इसका एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल से आप और बेहतर से समझ पाएंगे कि वो आखिर में ये कहना क्या चाहता है। क्योंकि पहले हम इसको मिटा लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों दोनों एक ही एग्जांपल में रहेंगे। बस आपको उसमें बताना होगा कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे एग्जांपल, ही wants to eat मैंगो। ये हो गया पहला एग्जांपल। दो तीन एग्जांपल में एक साथ आपको लिख के बता देते हैं जो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे he kept waiting for him। और थर्ड वन इज laughing loudly he rolled on the sofa। ठीक, ये हम आपको तीन एग्जांपल दे दिए। इसमें हमको बताना है कौन सा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हम ये समझ सकते हैं वांस जो है ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगा और ये इट जो है ये टू इट ये कहलाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बताइए फाइनाइट वर्ब ये क्यों कहलाएगा? इसलिए क्योंकि सपोज दैट मैं ये मेरा सब्जेक्ट क्या है, ये है, मैंने बताया ना सब्जेक्ट और टेंस पे डिपेंड करता है। ये सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं सब्जेक्ट यहाँ पे दे कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वांट्स में से एस हट जाएगा, चेंज हुआ। ठीक, मैं टेंस अगर बदल देता हूं, मान लीजिए मुझे टेंस बदलना है, तो यहाँ पे अगर टेंस बदलना है मुझे, तो यहाँ पे वांटेड हो जाएगा। ठीक होगा ना? तो इसलिए वजह से ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज नहीं होगा,
या तो ही वांट्स रखूं, he wants to eat mango, ये सेम रहेगा, या they want कर दो, ये s हटा दो, they want to eat mango, ठीक। और मैं टेंस बदलता हूं, ये अगर यहां पे करता हूं I wanted to eat mango, ये हर जगह सेम है, ये नॉन फाइनाइट है, ये मतलब हर कंडीशन में सेम रहने वाला, चेंज होने वाला नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, he kept waiting for him, ये मेरा पास्ट में है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा फाइनाइट वर्ब। वेटिंग ये आ जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। एक और चीज हम आपको बताते जा रहे हैं, एक बार गौर से देखिएगा नॉन फाइनाइट वर्ब किस फॉर्म में आ रहा है। ही केप्ट वेटिंग फॉर हिम, ये टेंस बदला, ये फाइनाइट, ये चेंज हो गया। अगर टेंस बदलेंगे तो ही कीप वेटिंग फॉर हिम, ऐसे हो जाएगा ही कीप्स वेटिंग फॉर हिम। तो ये मतलब फाइनाइट यही चेंज होगा, यही निश्चित कर रहा है आपको सब्जेक्ट और टेंस पे। और तीसरा एग्जांपल क्या मेरा, लाफिंग लाउडली ही रोल्ड ऑन द सोफा, यानी कि तेज हंसते हुए वो सोफा पे लुढ़क गया, ठीक। इसमें क्या देंगे, ही रोल्ड ऑन सोफा, ये आ गया फाइनाइट वर्ब, और लाफिंग ये रहा नॉन फाइनाइट वर्ब। इन तीनों में आप एक चीज देखेंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, पहला ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है मेरा, इन्फिनिटिव है, ठीक। दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है मेरा है, ये जिरंड है। अभी आपको कुछ अलग लग रहा होगा, इन्फिनिटिव क्या है, जिरंड क्या है, और ये इसको भी बताते हैं, ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। अभी आपको इसको पढ़े होंगे अगर पहले तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो हम इसको बाद में हम पढ़ाएंगे। अभी पहले वर्ब को पढ़ लेते हैं, ये वाला सेक्शन, फिर आगे हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के बारे में। इस चीज से ये क्लियर होता है जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो या तो इन्फिनिटिव में आएगा, या तो जिरंड में आएगा, या तो पार्टिसिपल में आएगा, इसके अलावा और किसी फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसको देखते हम ये भी कह सकते हैं, सॉरी मैंने मिटा दिया, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको और नोट कर लीजिएगा। और इससे मैंने क्या कहा था कि इससे हम ये समझ सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा तो बस 3 फॉर्म में आएगा। कौन कौन से, पहला इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब, पहला क्या आएगा, इन्फिनिटिव में आएगा, ठीक। दूसरा जिरंड में आएगा, और तीसरा पार्टिसिपल में आएगा। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ठीक। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, आगे नहीं, इसके बाद हम पहले ये देख लेते हैं मैंने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। आप तो पिछली क्लास में भी आप पढ़े थे और इस बार भी आप समझ लिए। अब हम पूरा एक बार समरी देख लेते हैं मैंने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। तो हमने पढ़ा है वर्ब के कितने प्रकार, 2 मैंने बताया, कौन कौन से, ये मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर देखिए तो ये वर्ब का वर्ब को 2 प्रकार हमने पढ़े थे, पहला हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब में भी 2 मैंने पार्ट डिवाइड किए थे, पहला मॉडल और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब में भी मैंने बताया था, इसमें आप ऐसे नॉर्मली रख सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। मॉडल में मैंने क्या क्या बताया था, मॉडल में आपको याद आना चाहिए, मॉडल में मैंने बताया था कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, can, could, will, would, shall, should, may, might,
मस्ट और यूज्ड टू, आउट टू, और ये नीड नॉट, इसको हम नीड नॉट करते हैं, और ये डेयर नॉट। ठीक, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मैंने क्या बताया था, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पहला क्या मैंने प्रयोग किया था, इसमें टू फॉर्म का, तो इसमें क्या क्या आता है मेरा, बी, डू के भी मैंने तीनों फॉर्म बताए थे, और ये बी, डू, और तीसरा मेरा क्या था, हैव। ठीक, ये हो गया। ट्रांजिटिव में आपने पता ही है, ये सकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया। ठीक, ये चीज मेरा आ गया पूरा इसमें समरी एक साथ। अब इसमें हम क्या जानेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड मेरा क्या आता है, नीड और डियर। ये मेरा जो है, इसके बारे में अब अच्छे से और भी पढ़ेंगे, फिर से जब मैं पढ़ाऊंगा तभी, तो मैं बेसिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप जानेंगे नीड और डियर जो है, ये कभी कभी मॉडल और कभी कभी मेन वर्ब, हालांकि ये तो है हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म, लेकिन ये कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी काम कर देता है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ नीड और नॉट और डियर नॉट को। ठीक, उसके आगे मैं उसको मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो क्या क्या मॉडल है मेरे, दो कंफ्यूजिंग वर्ड है, नीड नॉट और दूसरा डेयर नॉट, बोथ आर कंफ्यूजिंग वर्ड। क्यों, क्योंकि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब में चला जाता है, कभी कभी मेन वर्ब में चला जाता है, इसलिए हम इसको कंफ्यूजिंग वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। पहले मैं बता दूं नीड मतलब होता क्या है। नीड मतलब क्या होता है, नीड मतलब जरूरत, यानी कि रिक्वायरमेंट, किसी ना चीज की मुझे जरूरत है, तो ये मेरा नीड क्या है, रिक्वायरमेंट। और डेयर क्या है, डेयर मतलब करेज, यानी कि साहस। ये आ गया मेरा डेयर, कॉरेज, और नीड मतलब रिक्वायरमेंट। इसको हम एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ अंतर क्या है इसमें। ये कंफ्यूजिंग किस लिए है, ये तो आप पता है ना आपको, क्योंकि कभी कभी ये मेन वर्ब और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी कि इधर उधर जाता रहता है, तो हम इसको कह सकते हैं एक बार इधर गया और एक बार इधर भी आ गया, मतलब अप डाउन करते रहता है। एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूं, जैसे नीचे ही मैं लिख देता हूं, 1 मिनट। पहले मैं नीड का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ही नीड्स मी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्या एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा, जैसे सी नीड नॉट गो होम। इसमें आप देखिए, पहला नीड्स मैंने लगाया, तो इसमें किस चीज का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, इसलिए क्योंकि इसमें देखिए कोई और वर्ब दिख रहा है आपको, केवल अकेला यही है, मेन यही है, तो ये मेन वर्ब आ गया। दूसरा वाला एग्जांपल देखेंगे, ये नीड नॉट आ गया, यहां पे मेरा ये आ जाएगा मेन वर्ब, और ये नीड नॉट हेल्प किसको कर रहा है, गो को, तो इसलिए आ जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब में। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये नोटिस करते जाइएगा कि जब भी ये आ रहा है तो नीड नॉट में ही फॉर्म में आ रहा है। ठीक, कभी कभी नीड अकेला आता है,
एग्जाम में वही आपको फंसा जाता है कि नीड अकेला देगा, नॉट नहीं देगा, आप तुरंत लगा देंगे हाँ ये तो मॉडल में भी है, हेल्पिंग वर्ब में भी काम कर रहा है, मेन वर्ब में भी काम कर रहा है। दूसरा डेयर का एग्जांपल हम आपको दे दे रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरा एग्जांपल डेयर वर्ब का क्या हो जाएगा, ही did not dare, he did not dare to go, he did not dare to go yesterday। yesterday, ये पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा he dare not to call you a fool। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल में देखिए आप, he did not dare to go yesterday, यानी कि उसको कल जाने का हिम्मत नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा डेयर, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक, डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक, दूसरे एग्जांपल में देखेंगे ही डेयर नॉट कॉल यू अ फूल, उसको वो आपको मूर्ख कहने के साहस नहीं इकट्ठा कर पाया, यानी कि वो आपको मूर्ख नहीं कह सका। यहाँ पे साहस की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है डेयर नॉट, ये काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, और कॉल यू फूल ये आ जाएगा मेन वर्ब का, यानी कि ये मेन वर्ब आ गया, वो आपको मूर्ख कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और ही डिड नॉट डेयर टू गो यस्टरडे, वो कल जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ठीक, तो हम समझ गया ना कि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब मैं आपको ये बता दूं एग्जाम में कंफ्यूज क्यों करता है हमको, कभी क्या करता है कि डेयर के बाद नॉट हटा देगा, यहाँ पे कुछ और लगा देगा, और वहाँ पे आपको बताना होगा कि वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है कि मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, वहां पे मिसिंग में कर देगा। आगे मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको पहले आप लिख लीजिए, मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ। तो मैं नीड और डेयर के बारे में क्या कर रहा था, नीड और डेयर के बारे में मैं ये कर रहा था कि नीड और डेयर जनरली आप देखेंगे जनरली ये पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होता है। जनरली अगर आप यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा, ये निगेटिव सेंस में जाएगा, तब उसका सही सेंटेंस समझा जाएगा अगर ऐसे है तो। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल पहले ये बता देता हूँ, नीड एंड डेयर, generally not used in positive sense। मेरे कहने का मतलब ये है कि नीड और डेयर को अकेले रखेंगे तो पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होगा, उसके बाद मुझे टू लगाना पड़ेगा, तब जाके वो पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, ऐसे नहीं यूज होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे आई नीड राइट अ लेटर, ये पॉजिटिव सेंस में है। और सेंटेंस देखिए आप, दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, सेम एग्जाम्पल, आई नीड टू राइट अ लेटर। दोनों बताइए कौन सही है। आई नीड राइट अ लेटर, क्या सेंटेंस से कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो और ये आई नीड टू राइट अ लेटर, तो यहाँ पे टू लगा दिए, सिर्फ टू लगा दिए तो उसका सेंस निकल रहा है, यानी कि मुझे उसको पत्र लिखने की जरूरत है। ठीक, आई नीड टू राइट अ लेटर, तो ये वाला मेरा सेंटेंस गलत रहा और ये वाला सही रहा। अभी मैंने बताया पॉजिटिव सेंस में जब नीड लगाएंगे हम नीड या डेयर, तो अकेला रहा तो सेंटेंस का कोई भाव नहीं निकलेगा।
नीड के साथ टू लगाना पड़ेगा, और या तो निगेटिव सेंस में रहेगा तो नीड नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक, ये समझ गए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। इसमें मैं ये आपको क्या बताया, और ये भी देखिए नीड आई या डेयर है, उसके बाद जो फॉर्म रहेगा ये V1 फॉर्म रहेगा, यानी कि 2 प्लस V1 के फॉर्म में ही हमेशा यूज होगा। किसके बाद, नीड या डेयर के बाद, जब भी यूज होगा 2 और V1 फॉर्म में होगा। कभी क्या करता है कि 2 दे देगा और इसका कोई और फॉर्म देगा, जैसे सेकंड फॉर्म दे दिया, V2 दे दिया, V3 दे दिया, तो वहां पे आपको सही करना होता है। स्पॉटिंग एरर में ये आ जाते हैं क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल और देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मेरा रहेगा I need to work hard। दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या हो जाएगा, दे, ये नीड का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या करेंगे हम, डेयर का रखेंगे, दे डेयर नॉट फाइट विद बुल। ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक, तो एग्जाम्पल इसमें देखिए, आई नीड टू वर्क हार्ड, इसमें मैं पॉजिटिव सेंस है, नीड के बाद मैं क्या लगाया, 2 प्लस V1 फॉर्म लगाया। ठीक, फिर ये सही गया। अगर यहाँ पे नहीं होता, तो अगर ऐसा फॉर्म में नहीं आता तो फिर यहाँ पे नॉट लगाते, तो उस जाके सही फॉर्म में आता है। दूसरा एग्जाम्पल में दे डेयर नॉट फाइट विद बुल, डेयर नॉट, ये चीज आप देखिए निगेटिव में है, डेयर के साथ नॉट लगाए, फाइट विद बुल। अब वे बुल से फाइट करने की साहस नहीं रख पाए, नहीं जुटा पाए। ठीक, अब वो तो बाहुबली, आपने मूवी देखा होगा, बाहुबली में देखता है कि बुल से फाइट करता है, कौन सा एक्टर रहता है, भल्लाल देव को आपने देखा होगा, वो बुल से जाकर फाइट कर लेता है। तो भाई ऐसी हिम्मत तो किसी के पास है नहीं कि जाकर बुल से फाइट करे। तो इस वजह से, खैर वो मूवी की बात है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में बुल से लोग भागते हैं। साउथ में एक गेम भी होता है जिसमें बुल के पीछे लोग भागते हैं, बुल को मतलब उसी के साथ फाइट करते हैं, वो बुल फाइट आता है, साउथ में, स्पेन में चलता है ये गेम। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पहले क्लास में, दे डेयर नॉट फाइट बुल, यानी कि वे बुल से फाइट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये चीज आप समझ गए, निगेटिव सेंस में कैसे यूज होता है नीड और डेयर का, पॉजिटिव सेंस में कैसे यूज होता है, कहाँ सही होता है कहाँ गलत होता है। नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल, मैं इसको रब कर रहा हूँ और आगे फिर मैं इरेज करता हूँ उसके, फिर मैं आगे इसको मैं बताऊंगा मेन वर्ब के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में जितने भी मैंने वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं उसमें हम पहले देखेंगे मेन वर्ब में। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ा था, इन दोनों को मिला के मुझे सब पढ़ना है। ठीक, तो मेन वर्ब में क्या मैंने बताया था, मेन वर्ब में मैंने ये बताया था, वे वर्ब जो एक्शन एक्सप्रेस करते हो, the word that express action, the words that express action। इसमें आप ये जानेंगे कि वर्ब जो होते हैं उसके 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आता है VING आता है, जिसमें वर्ब में ING लग जाता है, और कभी क्या होता है वर्ब में S या ES भी लग जाता है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, तो उसको मैं आगे बता दे रहा हूं।
मतलब ये हम ये समझ सकते हैं ना कि इस वर्ड का जो है ये वर्ब को हम अगर चेंज करें तो उसे टेंस के चेंज होने का भी पता चल जाएगा। जैसे इससे हम क्या ये कर सकते हैं कि टेंस के चेंज होने का अनुमान लगे। ठीक, यानी कि वर्ब का अगर फॉर्म चेंज हो गया ना तो उससे आप पता तुरंत आप देख के बता देंगे कि प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। तो ये वर्ड वैसे है मेन वर्ब। और इसमें मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसे होते हैं जिसके V1 फॉर्म होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं V2 फॉर्म में भी होते हैं, V3 फॉर्म में भी होते हैं, और कभी कभी V प्लस ING भी लग जाता है, और में V में ये S या ES लग जाता है। ठीक, ये सारी चीजें हम जानेंगे। पहले एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल से आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एग्जांपल, I eat, दूसरा I क्या मैं दूसरा सब्जेक्ट यूज करता हूँ, he ate। ठीक, और तीसरा एग्जांपल मेरा रहेगा they have eaten। ठीक, I eat मैं खाता हूँ। दूसरा एग्जांपल he ate वह खाया, और तीसरा एग्जांपल they have eaten यानी कि वे खा चुके हैं। देखिए ईट है, इन सब का मतलब खाना ही होता है, टू ईट होता है मतलब भोजन ग्रहण करना। लेकिन इसका चेंज हुआ, ये टेंस चेंज, ये चेंज हुआ तो इसमें टेंस के जो पार्ट होते हैं वो चेंज। यानी कि ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया, और ये मेरा चला गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक, इसको हम पहले बता देते हैं आपको, एग्जाम्पल से आप समझ लिए। और इसके भी कई ग्रुप में ये बटे हुए हैं, केवल ऐसे नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ग्रुप में ऐसे होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगा, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे अलग अलग होते हैं। कभी क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक रहेगा, सेकंड और थर्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अलग रहेगा, सेकंड और थर्ड अलग रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि V1, V2 और V3 तीनों सेम होते हैं, उसका मतलब ग्रुप वाइज में चेंज होते रहते हैं। वो ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। उसको ग्रुप में आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा पहला ग्रुप, ठीक, इसमें क्या होगा V1, V2, V3। ठीक, ये सब आ गया, और ये भी लिख देते हैं VING, और ये S या ES होगा। ऐसे एक होता है एक फॉर्म। एक ग्रुप जो होता है यानी दूसरा ग्रुप में क्या होता है कि मेरा V1 तो रहेगा, बट V2 और ये V3 ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक, यानी कि ये सेम रहेंगे। ठीक, तीसरा ग्रुप में मेरा क्या रहेगा, तीसरा ग्रुप में मेरा ये रहता है कि V1, V2 और V3 यानी कि तीनों सेम रहते हैं। V1, V2, V3 ये तीनों सेम रहेंगे। ठीक, ये मेरा तीन ग्रुप हो गया। तो इसको एग्जांपल ही आपको दे सकते हैं। जैसे ये देखिए V1, V2, V3, यहीं पे एग्जांपल हम दे दें ना, यहीं पे आप समझ जाइएगा। जैसे इसका एग्जांपल दे दिया मेरे गो, वेंट, गॉन। ठीक, यहाँ पे ING फॉर्म भी लिखता हूँ, गोइंग और ये गोज। अब ये देखिए इसमें यहाँ पे ES लग रहा है, तो मैं आगे वो बताऊंगा किस वर्ब के साथ ES लगता है, किसके साथ S लगता है। दूसरा मैंने क्या बताया कि V1, V2 और V3 यानी कि V1 अलग रहेगा, V2 और V3 सेम रहेगा। तो सेम रहेगा तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे अराइव्ड, सॉरी यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एक मिनट।
arrived, इसमें देखिए ये दोनों सेम है। तीसरा ग्रुप क्या था, इसमें क्या था, V1 V2 और V3, ये तीनों सेम था। इसमें शुरू से ही हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला तो आपको एग्जांपल याद ही होगा, कट कट कट, यानी कि V1 V2 V3 ये तीनों सेम है। ये रहा इसका पूरा एग्जाम्पल के साथ कि कैसे कैसे ग्रुप में बटा हुआ है। इसको मैं पूरा वर्ब को पहले तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि वर्ब आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी सारे टेंस में भी बनाने में, नरेशन में भी, वॉइस में भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी। सबसे पहले आप इसको याद कीजिए। मैं इसका वर्ब का जितने भी हैं, वर्ब के जितने भी फॉर्म है, उसको लगभग 1000 वर्ब है, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, PDF उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका फॉर्म कौन से, मतलब V1 वाले कौन से हैं, V2 कौन से हैं, V3 कौन से हैं, VING भी दिया है और S और ES वाला भी दिया है। इन सबको आप याद कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा आपको आसानी हो ये सब चीज़ पढ़ने में। ये चीज़ आपने एक बार देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स को, जो फ्रेंड्स को ज़रूरत है इस चीज़ों की। क्योंकि ये चीज़ आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं, 10th में हो या हमको लग रहा है बेसिक लेवल से ही है, कोई एडवांस लेवल तो मैं पढ़ाया नहीं, ये आपको सारे जगहों पे मिलेगा। आप जब क्लास 5 से ऊपर बढ़ते हैं तो आप जूनियर इंग्लिश लूसेंट का यूज करते हैं, उसका फिर आप लूसेंट पढ़ते जाते हैं 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th, यहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत काम आता है। तो मैं फिलहाल तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आगे एडवांस पढ़ाऊंगा तो उसका आप देखिएगा। और वर्ब मैं बताया ही कि वर्ब आपको दे देता हूँ PDF, उसका डाउनलोड करके उसको याद कर लीजिए, ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।